Hi everyone, this is Muskan, Imitar of Physical Science. So I welcome to you all in the PW, CSI Net and GATE YouTube channel. So आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन फंक्शन के बारे में. आप सभी जानते हैं CSI नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन मैं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो दोनों के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल हम क्रिस्प फॉर्म में इसको समझते हैं क्या होता है पार्टीशन फंक्शन और किसी भी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है. हम आज केवल बात करेंगे पार्टीशन फंक्शन के बारे में, ठीक है. सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पार्टीशन फंक्शन की तो पार्टीशन फंक्शन हमें क्या बताता है. पार्टीशन फंक्शन हमें ये बताता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर distributed in different energy level. ठीक है, in different energy level किस तरीके से हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो इसको लिखा कैसे जाता है भाई. इसको लिखा जाता है z इक्वल्स टू समीशन gi e की पावर माइनस बीटा ei. बट ये जो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्म होता है ये केवल हम क्वांटम सिस्टम्स में अप्लाई करेंगे जहां पर भी हमारी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, राइट. जहां पर भी हमारी एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होगी केवल आप ये पार्टीशन फंक्शन वहीं पर ही अप्लाई करोगे जहां पर ये जो ई आई है दैट इज द एनर्जी और जी आई जो होगा जी आई रिप्रेजेंट करेगा डीजेनरेसी को. जी आई रिप्रेजेंट करेगा डीजेनरेसी को. अब ये जो पार्टीशन फंक्शन है इसे हम 1 पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, 2 पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लेट्स से आपके पास अगर क्लासिकल सिस्टम है, क्लासिकल पार्टिकल्स हैं या क्वांटम पार्टिकल्स हैं. क्वांटम पार्टिकल्स मीन्स लाइक बात हो रही है फर्मियंस की, बोसॉन्स की एंड लाइक दैट. क्लासिकल पार्टिकल मतलब वहां पर क्लियरली क्वेश्चन में लिखा होगा या तो पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल इन नेचर या फिर क्लियरली लिखा होगा पार्टिकल्स आर क्लासिकल इन नेचर. ठीक है, तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो जब आपके पास एक क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें हमें पहले हर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है एनर्जी के केस में. लेकिन अगर हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल है तो हम यहाँ एक शॉर्टकट लगा सकते हैं और वो ये कि अगर आपके पास क्लासिकल पार्टिकल है तो ध्यान रखना फॉर क्लासिकल पार्टिकल दिस इज जस्ट लाइक अ 1 पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन. ठीक है, 1 पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन. 1 पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन विल बी z इक्वल्स टू समीशन ऑफ gi e की पावर माइनस बीटा ei. और फॉर n particle it will become zn and that is z1 की होल पावर n. ठीक है, फॉर क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल में भी ध्यान रखिएगा कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है. फॉर क्लासिकल पार्टिकल एंड यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है दैट इज अबाउट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. क्लासिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, क्लासिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल. ओके, नाउ अब अगर हमें सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिखना आ गया तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं. तो किसी भी स्टेट को, किसी भी एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग एन एनर्जी स्टेट ई आई. क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट्स दिस. जिस भी एनर्जी स्टेट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है. मीन्स जी आई ई की पावर बीटा ई आई अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स पार्टीशन फंक्शन. तो इसकी हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा चाहे आपका कोई भी कंडीशन हो. मीन्स कंडीशन से मतलब है यहाँ पर हम
जो प्रोबेबिलिटी या कुछ भी क्वांटिटी जब निकालते हैं तो हमारे पास दो एक्सट्रीम केसेस आते हैं, एक t टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक t टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमेशा हमारे पास दो एक्सट्रीम केसेस चलते हैं, एक होता है t टेंड्स टू 0, एक होता है t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसे हम बोलते हैं लोअर एक्सट्रीम और इसे हम बोलते हैं अपर एक्सट्रीम। मतलब मैक्स टू मैक्स आप कितना ले जा सकते हो टेम्परेचर, इन्फिनिटी। ठीक है, और मिनिमम टू मिनिमम कितना ले जा सकते हैं, 0। तो जब हम बात करते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो ये हमारे कई बार काम आ जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 1 में नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 में नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर होती है एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बस मेन फंडामेंटल चीजें हमारी यही हैं। अब इसके हेल्प से हम देखना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले अभी एक रिसेंट में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसकी मैं बात कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि 5 डिस्टिंग्विशेबल एटम्स आर सिटिंग ऑन अ डिस्टिंग्विशेबल वर्टिसेस। अब देख रहे हो आप, यहाँ पर जो पोजीशन है वो कैसी है, डिस्टिंग्विशेबल है। 5 डिस्टिंग्विशेबल एटम्स है, ओके, ऑफ अ पेंटागन। द एटम कैन बी इन one of two states, G with energy 0 और E with energy E। अच्छा, G is just represent the ground state, मतलब एक स्टेट है जिसकी एनर्जी 0 है और एक स्टेट है जिसकी एनर्जी E है। इट्स लाइक ये एक स्टेट है जिसकी एनर्जी 0 है, ये एक स्टेट है जिसकी एनर्जी E है। तो ये G जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस इज समथिंग लाइक ग्राउंड स्टेट, और ये E रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को। However, neighboring atom cannot both be in the E state. The partition function of the system is something like that. यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके नेबरिंग एटम्स है वो कभी भी साइमल्टेनियसली एक ई स्टेट में नहीं आने चाहिए। ठीक है, नेबरिंग एटम्स कभी भी साइमल्टेनियसली ई स्टेट्स में नहीं आने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर कैसी शेप दे रखी है, पेंटागन दिया हुआ है। तो पेंटागन दिया हुआ है, इसका मतलब हम पेंटागन बनाना पड़ेगा। तो पेंटागन इज लाइक दिस वन। ठीक है, ये हमें दिया है, ओके। अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। देखो, मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। एक तो सबसे आसान पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस पेंटागन में कि सारे एटम्स को आप 0 में बिठा दो। ठीक है, सारे एटम्स को आप 0 में बिठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया ये इनडिस्टिंग्विशेबल एटम्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा कि आप इन सारे एटम्स को 0 में बिठा दो। इसकी भी एनर्जी 0, इसकी भी एनर्जी 0, इसकी भी एनर्जी 0, इसकी भी एनर्जी 0 एंड इसकी भी एनर्जी 0। तो यहाँ पर ऐसे कि टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, टोटल एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में इसकी हो जाएगी 0। तो एक तो हमारे पास ये एनर्जी है। अब ये जो पेंटागन वाले एटम्स है, इसमें से इसने ये कहा है कि आप कभी भी दो नेबरिंग एटम्स को ई स्टेट में नहीं रखोगे, लेकिन दो नेबरिंग एटम्स को हम 0 एनर्जी स्टेट में रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो ए बी सी डी और ई है, अब इनमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, ई स्टेट में बिठा देते हैं। किसी एक को ई में बिठा देते हैं और बाकी सबको 0 में बिठा देंगे, बाकी सबको 0 में बिठा देंगे। तो अब जैसे मैंने ए को ई में बिठाया, आप कहोगे मैम ऐसे बी को भी तो बिठा सकते हैं, बिल्कुल। आप कहोगे मैम ऐसे सी को भी तो बिठा सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे यहाँ पर कितने केसेस बन जाएंगे, मैंने एक बार एक ए को बिठाया, फिर दूसरी बार बी को बिठा देंगे, फिर तीसरी बार सी को बिठा देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम डी को बिठा देंगे, फिर ई को बिठा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है, 5 केसेस हमारे पास पॉसिबल है। और इसमें एनर्जी कितनी बनेगी, 0 0 0 ई बन रही है। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, ई बनेगी। टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी बन रही होगी, ई बन रही ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास पेंटागन है ना, और हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप दो नेबरिंग एटम को ई स्टेट भी नहीं बैठा सकते, लेकिन हम दो नेबरिंग एटम को 0 में तो बैठा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो एक काम करो, एक बार इसको ई में बिठा देते हैं, इसको नहीं बिठाएंगे और इसको नहीं बिठाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम एक काम करते हैं भाई, इसको ई में बिठा देते हैं, इसको भी नहीं बिठाएंगे।
ठीक है, तो अब आप देखो मैंने इन दोनों को बिठाया क्योंकि इसके नेबरिंग में ये भी 0 में चला गया, ये भी 0 में चला गया और ये 0 में जा सकता है क्योंकि 2 नेबरिंग एटम 0 में तो जा ही सकते हैं, ई में नहीं जाने चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक के बाद एक, मतलब एक एटम को छोड़ के फिर उसके बाद वाले एटम को ई स्टेट में बैठा रहे हो। तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस यहाँ पर बन पाएंगे जरा देखना। अगर मैं इसके केसेस काउंट करूं तो 1, अगर मैं इसके केसेस यहाँ पर काउंट करूं तो एक, इसको हमने इन दोनों को बिठा दिया, ठीक है। फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इन दोनों को बिठा दें, ए और डी को, बिल्कुल बिठा सकते हैं, तो दूसरा ये भी हो जाएगा। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बी और ई को बिठा दो, बिल्कुल हो सकता है, तो तीसरा ये हो जाएगा। फिर तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सी और ई को बिठा दें, क्योंकि सी और ई को ई एनर्जी स्टेट में बैठाओगे तो डी भी 0 में जाएगा, बी भी 0 में जाएगा, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है एक पॉसिबल केस। इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या? हाँ भाई, हम एक काम करते हैं, बी और डी को भी बिठा देते हैं, बस। तो ये यहाँ पर पॉसिबल केसेस हमारे बन रहे हैं। कितने बने? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी ऐसे कितने केस बन सकते हैं? 5 केस बन सकते हैं, जिसमें हम 2 एटम्स को ई एनर्जी स्टेट में रख रहे हो। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी बनेगी? यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगी 2E। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, 3 एटम्स को ई स्टेट में बिठाने की कोशिश करेंगे। 3 एटम को ई स्टेट में बिठाने की कोशिश करते हैं, 3 एटम्स को ई स्टेट में बिठाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, चलो, आपने इसको ई में बिठा दिया, इसको नहीं बिठा सकते, इसको नहीं बिठा सकते क्योंकि नेबरिंग एटम नहीं होने चाहिए, तो ये तो 0 में ही जाएगा, ये भी 0 में। इसका अगर ये देखें तो ये ई में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका देखें, ये भी ई में चला जाएगा, पर यहाँ पर तो ये चीज वॉयलेट हो गई ना, यहाँ पर तो वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही क्योंकि सी और डी दोनों क्या है, नेबरिंग एटम में वापस से, तो ये तो ई में आ गई। इसका मतलब हम दो से ज्यादा पार्टिकल्स को ई स्टेट में बैठा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब बस यही पॉसिबल केसेस यहाँ पर बन रहे थे। तो एक बार टोटल एनर्जी 0 आई, फिर टोटल एनर्जी ई आई और फिर टोटल एनर्जी 2 आई, 2E आई। तो अब अगर हम इसका पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या था? GI e की पावर माइनस बीटा EI। GI क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार वो एनर्जी सेम आएगी, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था 5 केसेस ऐसे बन सकते हैं जिसमें हमें टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? E ही मिलेगी। तो ये तो 1 ही है, तो 1 प्लस, अब यहाँ पर 5 इंटू ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, और इसमें कितने आ रहे थे? इसमें भी 5 ही केस बन रहे थे, 5 इंटू ई की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो 1 प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, और नेक्स्ट क्या है? 5 इंटू में ई की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो यहाँ करेक्ट आंसर बनता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगेन ये भी आपका CSIR नेट में ही पूछा गया है। हमें क्या चाहिए होगी? हमें एनर्जी चाहिए होगी, और भाई ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी स्टेट तो नहीं जिसकी एनर्जी सेम आ रही है ना। तो बस इस डिजेनरेसी ध्यान रखनी है हमें। अब देखो क्या बोला गया, द एनर्जी लेवल ऑफ अ सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर T, और क्या क्या दे रखा है? 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। If two identical bosons occupy these energy levels, तो probability for corresponding to 3 epsilon total energy के corresponding आपको probability बतानी। मतलब हमारे पास सिस्टम के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 0 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन। अब इन 3 एनर्जी लेवल्स में हमें बोसोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बोसोन्स है? 2 बोसोन्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब देखो ऐसा भी हो सकता है 3 अलग अलग जो एनर्जी लेवल है वो एक पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग है। हमेशा ध्यान रखना है ये जो एनर्जी लेवल्स दिए होते हैं ये 1 पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो अब हमारे सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है? 2 पार्टिकल्स है, तो जो ये टोटल एनर्जी है वो दोनों पार्टिकल्स को मिलाकर है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है हमारे सामने? लेट्स से दिस इज 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एंड टोटल एनर्जी।
तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, दो बोसॉन्स है ना, B1 और B2, क्वांटम पार्टिकल होते हैं, इनको हम ये नहीं बता सकते मेरे पास मान लो दो फोटोन है, ठीक है, मैंने ये कह दिया कि दो फोटोन यहाँ चले गए, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है दोनों फोटोन यहाँ चले गए, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है दोनों फोटोन यहाँ चले गए, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ये हो सकता है क्वांटम पार्टिकल है, एक यहाँ चला गया और ये यहाँ। अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि आप एक काम करो मैम, B2 यहाँ रख दो और B1 यहाँ रख दो, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स क्वांटम पार्टिकल, और क्वांटम पार्टिकल में हमें ये पता थोड़ना होता है कि भाई कौन सा वाला कहाँ गया। इट्स लाइक कि मान लो दो फोटोन है आपके पास, एक इधर चला गया एक इधर, अब ये थोड़ा पता कौन सा फोटोन कहाँ गया, इट्स नॉट अ क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसका मतलब तो एक यहाँ जा सकता है, एक यहाँ जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक यहाँ जा सकता है और एक यहाँ जा सकता है। अब अगर आप यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी देखो, जब दोनों बोसॉन्स को हमने जीरो में रखा तो टोटल एनर्जी जीरो हो गई, जब एप्सिलॉन में रखा तो 2 एप्सिलॉन हो गया। अब एक की एनर्जी 2 एप्सिलॉन है तो दो की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और 0 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी 3 एप्सिलॉन आप देख पा रहे होंगे, बस एक ही बार आ रही है। ये जो एनर्जीज आपको इधर देखने को मिल रही है, ये एनर्जी है हमारी टोटल एनर्जी विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 बोसॉन्स। ये जो एनर्जीज दे रखी थी, ये दे रखी थी आपको 1 बोसॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वैसे तो, पर पहले पार्टीशन फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। तो 0 मतलब e की पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, e की पावर, अब देखो 2 एप्सिलॉन दो बार आया है, 1 2, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस 4 एप्सिलॉन भी एक ही बार आया है, तो e की पावर माइनस बीटा 4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी एक ही बार आया है और 3 एप्सिलॉन भी एक ही बार आया है। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन हो गया, लेकिन हमें क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं GI e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन में Z। अब ये GI है, GI तो यहाँ पर 1 हो गया, तो e की पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन अपॉन में जो भी आपका वो Z आया वो यहाँ पर लिखा। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, e की पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन इसमें है 1 e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, e की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। अब इन्होंने e की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन एक ही बार दिया है, लेकिन इधर 2 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। 1 2 e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, इसके हिसाब से ये है कि जो एप्सिलॉन एनर्जी है वो 2 बार आ रही है, ये भी गलत हो गया, इसमें 1 नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी है जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो बस इस तरीके से आपको ये पार्टीशन फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, देयर इज वन क्वेश्चन, यस, इसका आंसर जब भी आप लोग, चलो ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है स्पेसिफिक हीट, चलिए रहने दीजिए इसको, तो हाँ इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक, क्या इसका आंसर आएगा। अब इसमें देखो जैसे कि आपको एवरेज वो निकालनी है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि, तो यहाँ पर आपसे ना क्वेश्चन में एवरेज ऑफ लेंथ पूछा है, ठीक है, उसने ये कहा है कि एक इलास्टिक रोड है, हैज एन लो एनर्जी स्टेट ऑफ लेंथ L max और हाई एनर्जी स्टेट ऑफ लेंथ L minimum। तो जो इलास्टिक रोड है जब वो लो एनर्जी स्टेट में है तो उसकी लेंथ मैक्सिमम है, और जब वो हाई एनर्जी स्टेट में है तो उसकी लेंथ मिनिमम है। तो इसको मान लो आप E1, इसको मान लो आप E2। आपको मीन इक्विलिब्रियम लेंथ बतानी है। देखो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं तो हम पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से वो भी निकाल सकते हैं। लेट्स से आपको किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इनटू में जो भी वैल्यू है, जो भी आपको जिसका एवरेज निकालना है, जैसे हमें एवरेज लेंथ निकालनी है, तो अब देखो इसके होने की प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी, तो P1 हो जाएगा, यहाँ देखना हम क्या करेंगे, और ये Ln, तो ये हो जाएगा P1 L max, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी P2 हो जाएगी एंड दैट इज L minimum। अब आप P1 और P2 निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि ये E1 है और ये
E2 है। तो यहाँ पर आप Z लिखोगे, ठीक है, और क्योंकि e की पावर माइनस बीटा E1 प्लस e की पावर माइनस बीटा E2, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो E1 की भी और E2 की भी। तो यहाँ से P1 भी आ जाएगा और P2 भी आ जाएगा, उसको उसमें रखोगे। और देखो अब आपके पास जो ग्राफ है ना वो टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया गया है। अब टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया गया है तो आप यहाँ पर अगर देखोगे हाई टेम्परेचर पर जो वैल्यू है हर ग्राफ के अंदर अलग अलग दे रखी है। तो ये तो इसका एक डिटेल मेथड होगा अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई है प्रोबेबिलिटी के केस में कि प्रोबेबिलिटी ना जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाती है 1 में नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हो कि अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपकी 1 बाय नंबर ऑफ स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो जो आपकी एवरेज लेंथ है वो एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कितनी हो जाएगी 1/2 L मैक्स प्लस 1/2 L मिनिमम। वैसे तो मैंने ही सॉल्व करवा दिया आपको ये क्वेश्चन। तो ये आपकी एवरेज लेंथ हो गई। अब आप लोग वेरीफाई करके देखना t टेंड्स टू 0 पर क्या आ रहा है ना। देखो अब इसमें किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर L मैक्स प्लस L मिनिमम बाय 2 हमारी एवरेज लेंथ आई है। इसमें देखिए जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जो लेंथ है वो कहाँ किसके बराबर हो गई है L मिनिमम के पास जा रही है, गलत। जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो एवरेज लेंथ किसको अप्रोच कर रही है L मैक्स प्लस L मिनिमम को, ये भी गलत। अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखें तो यहाँ पर एवरेज लेंथ किसको अप्रोच कर रही है इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ये भी गलत। अगर आप इसमें देखेंगे तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर L मैक्सिमम किसको अप्रोच कर रही है L मैक्स प्लस L मिनिमम बाय 2 को, तो ये हमारा सही है। हो सकता था ना किसी एक और ऑप्शन में भी यही रिजल्ट दे रखा होता, तो फिर उस केस में हमें t को टेंड्स टू 0 पर भी रिजल्ट पता होना चाहिए। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें ये ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या t टेंड्स टू 0 पर जो रिजल्ट उसमें लिखा है वही हमारा आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप वो अब वेरीफाई करोगे, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है, उसका शॉर्टकट नहीं है, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकाल कर ही उसको सॉल्व करना होगा। सो दिस इज अबाउट द पार्टीशन फंक्शन। एक छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत ही सॉलिड कंसेप्ट है भाई। पूरी स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स कहीं ना कहीं हमारी इस पर टिकी हुई है। तो और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल QR कोड। तो अगर आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे, जो भी मेरी वीडियोस होंगी, वो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करती रहती हूँ। एज वेल एज इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी तब तक आप अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। राइट, अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इन कम दिनों का बहुत अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना है। सो इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो।